हेलो। इस चैनल पे आपको टीजीटी साइंस से रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर राइटिंग के राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए और हर यूनिट के प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। तो आप लोग यूनिट वाइज चैप्टर्स सीख सकते हो जिनकी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। और मैंने कोशिश करी है कि जो भी क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं वो पूरे चैप्टर के सिलेबस को कंप्लीट करते हुए भी हैं, और आपके जो भी क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लाइक कंसेप्चुअल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड या केस बेस्ड, उन सब टाइप्स के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। सो हमने लास्ट क्लास में जो वो पढ़ा उसके बाद आज हम नए यूनिट ले रहे हैं, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोथ कंडेंसेट। ये सारी स्टेट को देखते हुए इनको कंपेयर करना है, उनका क्या करना है, और इसके बाद एक्सप्लेन करना है वो कंडीशन जिसमें प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो फॉर्म होते हैं और प्रोवाइड करते हैं एक रियल वर्ल्ड और कॉस्मिक का एग्जांपल दोनों। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की आपको प्रॉपर्टी सबको पता ही है और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूड किया है। बाकी 4 मार्क्स में अगर आप जितना मेंशन है उसको अटेम्प्ट करोगे ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो अ, थोड़ा-सा इसका इंट्रो दे देते हैं कि these are distinguished by their kinetic energy। तो इन तीनों का डिफरेंस किस तरीके से किया जाता है? बाय their kinetic energy और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर नेग्लिजिबल स्पेसिंग होती है और हाई डेंसिटी होती है। वी ऑल नो। लिक्विड का देखें तो इनमें मॉडरेट स्पेसिंग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लेकिन जब गैस के केस में आते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग होती है और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। सो इसकी बेसिक बेसिक हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस की मेन जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो देख ली है। प्लाज्मा की देखें तो प्लाज्मा है वो फॉर्म होता है कब? जब हाईली एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है, जिसमें क्या होता है, जो एटम्स जो होते हैं वो स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और रिजल्ट करते हैं एक मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन। और फिर एक मिक्सचर क्रिएट होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयन्स होते हैं। ये काफी हाईली कंडक्टिव होता है और रिस्पॉन्सिव होता है टू दी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे होता है जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम देखें तो दैट इज कोई स्टार है उसका इंटीरियर या फिर नियॉन साइन बल्ब्स जो यूज होते हैं ना, उनमें प्लाज्मा का यूज किया जाता है। बोर्स-आइंस्टीन कंडेंसेट देखें तो ये फॉर्म होता है एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर। जैसे कि हमने प्लाज्मा का देखा ये हाई टेम्परेचर पे बनता है, लेकिन जो बोर्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे बनता है जो कि नियरली एब्सोल्यूट जीरो पे होता है। इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जितना लो टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप रिड्यूस कर जाएगा और जो एटम्स है वो क्लम्प हो जाएंगे एक साथ और एक्ट करेंगे एज अ सिंगल सुपर एटम। तो सिंगल सुपर एटम की तरह एक्ट करने लगेंगे। इसका बेसिक एग्जांपल क्या है? जब लिक्विड हीलियम को लेते हैं तो वो सुपर फ्लूइडिटी शो करती है, दैट इज वो क्लम्प अप हो जाती है अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे अगर देखें, और सुपर एटम की तरह एक्ट करने लग जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट, डिफरेंशिएट करना है हमें बिटवीन द लंदन डिस्पर्जन फोर्स, डायपोल इंटरैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किस तरीके के फोर्सेस या बॉन्डिंग या इंटरैक्शन है? अब इनके बारे में बताना है कि हाउ डू दीज फोर्सेस, ये फोर्सेस किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि जो H2 है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और जो H2S है वो गैस होगा रूम टेम्परेचर पे। इसका डिफरेंस हमें समझना है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिटरमाइन करता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि उनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया या फिर उनकी स्टेट हो गई। तो इसके बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट और स्टेट डिटरमाइन किया जाता है कि कैसा इंटरमोलिकुलर फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अगर इन जो तीन हमें फोर्सेस या बॉन्डिंग पूछ रखी होगी इनके बीच में कंपैरिजन करें तो वो लंदन फोर्सेस है वो सबसे वीकेस्ट होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन ऑल द मॉलिक्यूल ड्यू टू टेम्परेरी डायपोल्स। जो टेम्परेरी डायपोल्स क्रिएट होते हैं ना, लाइक H2 के मॉलिक्यूल में देखें तो डायपोल इज लाइक इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इनमें जो एक काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज लंदन फोर्स, जो कि वीकेस्ट होती है। लेकिन डायपोल डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये लंदन फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन द पोलर मॉलिक्यूल्स विद परमानेंट डायपोल। जैसे आपने H2 का एग्जांपल देखा होगा, वो उसमें हमने पढ़ा है कि उनमें डायपोल्स होते हैं, दैट इज इस तरीके से देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है इन तीनों में। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है जिसका एग्जांपल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ होते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। डायपोल डायपोल जो फोर्सेस होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इस तरीके से हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन देखिए, जैसे कि हमने देखा H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड H2S इज gaseous in room at room temperature। तो ऑक्सीजन होती है हाईली
इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिससे क्या होता है वो अलाउ करती है वाटर मॉलिक्यूल्स को वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले। और यही बॉन्ड जब इतने इतने क्लोज होल्ड होके रखते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में लाई करते हैं। जबकि सल्फर के केस में देखिए तो यहाँ पे लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। इससे क्या होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर पाता और ये वीकर डायपोल डायपोल बॉन्ड या फिर लंडन फॉर्सेस ही क्रिएट कर पाता है, जिससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एस्केप कर जाता है इनटू द गैसियस फेज एट रूम टेम्परेचर। सेकंड क्वेश्चन स्टेट करना है हमें हेनरी लॉ और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, और एक्सप्लेन करना है हमें टू एप्लीकेशन, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एवरीडे लाइफ में या फिजियोलॉजी में, और क्यों जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं इन द कोल्ड वाटर rather than द वार्म वाटर कंडीशन। तो हेनरी लॉ क्या स्टेट करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द लिक्विड। तो जो भी लिक्विड है उसके अबाउ में उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी सॉल्युबिलिटी शो करेगा उस लिक्विड के अंदर। तो मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, दैट इज काई। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, पी solubility of the gas, तो हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट आएगा। तो here P is the partial pressure, KH is the Henry law constant and chi is the mole fraction of the gas present in the solution। इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से यूज करी जाती है एवरीडे लाइफ में, तो आप सबने सॉफ्ट ड्रिंक्स तो पी होंगी, तो उनमें क्या होता है फुल शॉट ऑफ CO2 होती है जो कि अंडर हाई प्रेशर बोतल अप की जाती है। इसकी हाई प्रेशर की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करके उसको बोतल के अंदर फिल कर दिया जाता है। स्कूबा डाइविंग का केस देखें तो अंडर वाटर हाई प्रेशर होता है, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाती है, जिससे जो डाइवर्स अगर अचानक से बाहर आते हैं फ्रॉम दी डीप सी, तो क्या होता है कि उनकी जो वेन्स हैं या नर्व्स जो होती हैं, सॉरी जो वेन्स वगैरह होती हैं आर्टरी वगैरह, उनके अंदर नाइट्रोजन बबल फॉर्म हो जाते हैं और वो अचानक से बाहर एस्केप करने की कोशिश करते हैं, जिससे ना बेंडिंग हो जाती है। ये एक्वेटिक लाइफ में क्या है कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है वो डिक्रीज करती है। इसकी थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, जैसे बोला कि जो मछलियां हैं जो फिशेज हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा इजियर रहता है उनके लिए लिव करना एज कंपेरिजन टू, मतलब ब्रीथ करना एज कंपेरिजन टू हॉट और वार्म वाटर कंडीशन। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है वो डिक्रीज करती है क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कोल्ड वाटर रहेगा, टेम्परेचर लो है तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी वाटर के अंदर, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा वार्म वाटर होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसी वजह से फिशेस के लिए इजियर होता है ब्रीथ करना इन दी कोल्ड वाटर कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि डिस्टिंग्विश करना है हमें कोलॉइड और सस्पेंशन के बीच में बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज एंड द स्टेबिलिटी, पार्टिकल साइज के बेसिस पे, स्टेबिलिटी के बेसिस पे और फिल्टरेबिलिटी के बेसिस पे। और इलेबोरेट करना है हमें टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया जाता है। तो कोलॉइड सबसे पहले क्या होते हैं वो पार्टिकल जो कि जिनका साइज लाई करता है इन द रेंज ऑफ 1 से 1000 नैनोमीटर, जो कि स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं किसमें, सोल्यूशन के अंदर, और ये सेटल डाउन नहीं करते स्टेबल फॉर्म में, इसलिए वो सेटल डाउन नहीं करते उनको, तो ये पास कर जाते हैं आसानी से फिल्टर पेपर में, लाइक यू कांट रिमूव बाय फिल्टरिंग द सॉल्यूशन। सस्पेंशन जबकि देखें तो इनका साइज लाई करता है ग्रेटर देन द 10,000 सॉरी 1000 नैनोमीटर, जो कि अनस्टेबल होते हैं, दैट मीन्स कि सेटलर्स होते हैं, ये सेटल डाउन कर जाते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर इनको ऐड किया जाए और इनको आसानी से फिल्टर पेपर से रिटेन किया जा सकता है। इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होती है बाय द कोलॉइडल पार्टिकल, दैट इज कि बीम ऑफ लाइट अगर आ रही है कहीं से और वहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है वहाँ, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से जो लाइट है वो इजीली स्कैटर कर जाती है, दैट मीन्स कि मेकिंग द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने लार्ज होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, बट स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड, और इतना आसान नहीं होता है क्योंकि एयर में थ्रू आउट द एयर प्रेजेंट है, तो ये सस्पेंड नहीं रह पाते और ये सेटल डाउन कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये हमारी बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर कर पाती है। ब्राउनियन मूवमेंट जबकि देखें तो ये क्या होता है कि जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या शो करते हैं, जिगजैग कंटिन्यूअस मूवमेंट शो करते हैं, मोशन शो करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जिससे अनबैलेंस्ड बॉmbardment होती रहती है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, दैट लीड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स एक काइनेटिक स्टेट में रखते हैं, जिससे
क्या होता है कि उनका सेटलिंग डाउन प्रिवेंट हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक अनबैलेंस बॉम्बार्डिंग होती रहती है उन पार्टिकल्स के बीच। दैट इज कॉल्ड ब्राउनिंग मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वेज एक सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaCl ऐड किया हुआ है हमने एक सोल्यूशन में, जिसमें 320 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो हमें कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज का किस तरीके से वो करेंगे, हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। सोल्यूशन का सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बाय एडिंग दीज, और मास परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, जो सोल्यूट का मास है अपॉन में जो हमारा सोल्यूशन का मास है इनटू में 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ मेंशन है। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे दैट इज लाइक 40/360 एंड शोज द रिजल्ट ऑफ 11.11% ऑफ द कंसेंट, इतनी परसेंट की कंसेंट्रेशन है जो जो कॉमन सॉल्ट में प्रेजेंट है, जो कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर में। तो वो 11.11% का है। डाइल्यूशन किस तरीके से होता है, अगर ये बोला जाए कि अगर हमारे पास 10 ml ऑफ सोल्यूशन है ये, और इज डाइल्यूटेड टू 100 ml, 10 ml का है, डाइल्यूट कर दिया जाता है 100 ml, तो मास ऑफ सोल्यूट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन द 10 ml सैंपल। तो जो मास ऑफ सोल्यूट है 10 ml के अंदर, वो रिमेन रहेगा इस कंडीशन के अंदर जो हमने अभी पढ़ी, दिस वन। बट अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, अगर सोलवेंट ऐड किया जाता है, तो ये रेशो भी डिक्रीज कर जाएगा। थर्ड पार्ट में पूछा है कि मोलैरिटी को डिफाइन करो, क्या है ये बताओ। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास हो जाएगा इनटू में वन बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है हमारी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर या फिर एम से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बीच में, और हमें प्योर सब्सटेंसेस इनमें से कौन सा है, मिक्सचर कौन सा है, वो डिस्टिंग्विश करके बताओ। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जिसमें आप कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर जो डिजोल्व कंपोनेंट्स हैं वो हम लिक्विड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारा सॉल्ट सोल्यूशन। आप सॉल्ट को डिजोल्व करने के बाद क्या देख सकते हो कि इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं या नहीं ना। और हेटेरोजेनियस का कंडीशन देखें तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, दैट इज कि जो उसमें हमने सोल्यूट ऐड किया हुआ है दैट इज विजिबल हमारी आई से, नेकेड आई से, और उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। दैट इज अगर एग्जांपल देखें तो अगर आप सैंड को वाटर में डिजोल्व करोगे दैट शोज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अगर क्लासिफिकेशन देखें इन चारों सैंपल्स में, तो जो हमारी एयर है वो मिक्सचर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। डिस्टिल वाटर देखें ये प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड फॉर्म होती है लेकिन ये प्योर सब्सटेंस है, सिर्फ H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। 22 कैरेट गोल्ड जो प्योर फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, 24 कैरेट ऑफ गोल्ड होता है। तो ये इसमें जो दो हिस्से हैं उसमें हमने अलॉय ऐड किया हुआ है, दैट इज ऑफ कॉपर या फिर सिल्वर के। आयरन है, दैट इज दी प्योर सब्सटेंस एलिमेंट। नेक्स्ट हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें शो किया है कि स्कूबा डाइवर है वो ब्रीथ करता है एयर एट अ हाई प्रेशर अंडर द दी सी। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल लॉ में स्टेट करना है कि जो सोलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस है, जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के ब्लड के अंदर विद प्रेशर बढ़ती है। अगर एक डाइवर है वो असेंड करता है टू द सरफेस टू रैपिडली, जैसे ही वो अंदर गया और वो रैपिडली बाहर आ जाता है, तो एक सडन ड्रॉप होता है प्रेशर का, जो कि कोज करता है डिसॉल्व नाइट्रोजन को बबल फॉर्म करने में इन द ब्लड वेसल्स, जिससे क्या होगी, हाँ पेन होगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो सकती है, जिसको कह सकते हैं बैंड्स। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये केस दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेट करना है कि बोला बताओ जो ये फिनोमेनन को गवर्न करता है, और इसके पीछे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है। तो हमारा लो कौन सा है, हेनरी लो है, मेंशन करेंगे यहाँ पे हेनरी लो मेंशन करेंगे, उसकी डेफिनेशन को स्टेट करेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस लो स्टेट्स दैट द solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas present upon the surface of the liquid or solution। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि हमने पढ़ा था, P is the partial pressure is equals to constant, that is Henry Law's constant, and chi is the mole of the mole fraction of the gas in the solution। Our second question is asking why do tanks used by scuba divers today contain air diluted, diluted form की air क्यों यूज कर जाती है, हीलियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिसकी रेशियो मेंशनड है। तो मतलब ये फॉर्म में क्यों, डाइल्यूटेड फॉर्म में क्यों गैस स्कूबा डाइवर्स को टैंक में दी जाती है, इसके पीछे एक्सप्लेन करो व्हाई दिस लाइज आल्सो सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड
ये वाला जो लॉ है हेनरी लॉ, ये किस तरीके से कार्बोनेटेड बेवरेजेस की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डाइल्यूटेड फॉर्म में एयर क्यों इंट्रोड्यूस करी जाती है। तो इसके पीछे ये रीजन है कि हेनरी लॉ, एक तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हाई प्रेशर रहेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस है वो बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। तो क्या होगा कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि व्हेन व्हाइल ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन मेटाबॉल, अगर जैसे टैंक्स के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जा रही है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो भी उसको बढ़ाया गया है, लेकिन जो नाइट्रोजन एडिड है वो तो नहीं होती है। अगर डाइवर अचानक से सरफेस पे आ जाता है तो एक ड्रॉप होता है क्विक, जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिसॉल्व नाइट्रोजन है वो अपनी सॉल्युबिलिटी को लूज करके और ब्लड से रश आउट करने की कोशिश करती है बबल्स के फॉर्म में इन दी कैपिलरी। और ये बबल्स हैं वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं और नर्वस इम्पल्स को ब्लॉक अफेक्ट कर देते हैं, और इट विल कॉज पेनफुल कंडीशन दैट इज नोन एज द बैंड्स, दैट इज डिकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है। इसके पीछे सोल्यूशन क्या दे सकते हैं हम कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो यूज करेंगे कि वो टैंक्स जिसके अंदर डाइल्यूटेड हीलियम भी हो। इसके पीछे रीजन क्या है कि हीलियम क्यों ऐड करी जाती है कि क्योंकि हीलियम है वो बहुत कम कंपैरिजन अगर देखा जाए नाइट्रोजन के साथ तो वो बहुत कम सोल्यूबल है ह्यूमन ब्लड के अंदर एट इवन एट हाई प्रेशर में जाने के बाद भी जो हीलियम गैस है वो लेस सोल्यूबल होती है ह्यूमन ब्लड में। सेकेंड पॉइंट देखें तो हीलियम का स्मॉल एटॉमिक साइज होता है जिसकी वजह से स्मॉल साइज होने की वजह से ये डिफ्यूज कर जाती है आसानी से टिश्यूज से more rapidly and safely than nitrogen और significantly risk reduce कर देती है of the bubble formation during the ascent अगर अचानक से डाइवर सरफेस पे आ जाता है। इसी क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि हेनरी लॉ को यूज करते हुए बताओ कि वो कैसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस में यूज किया जाता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स का कि सॉफ्ट ड्रिंक का या सोडा वाटर का या शैंपेन का कि आप CO2 की डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन बढ़ा दो बेवरेज में, जिससे क्या होगी कि बोतल, ये किस कंडीशन में हो सकता है जब बोतल को सील किया जाए अंडर हाई प्रेशर। इससे क्या होगा कि एट हाई प्रेशर ज़्यादा CO2 के मॉलिक्यूल्स आप फोर्सफुली उस बोतल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इनटू द लिक्विड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो जब वो बोतल ओपन अप होती है तो वो इफेक्ट फॉर्म करती है, दैट इज कि जब आप बोतल ओपन करते हो तो एक प्रेशर ड्रॉप होता है अचानक से, इसकी वजह से क्या होगा कि हेनरी लॉ का फॉर्मूला यूज होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 है वो डिक्रीज कर जाएगी इंस्टेंटली और जो एक्सेस गैस है वो डिसॉल्व फॉर्म में ना रह के एस्केप कर जाएगी रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ बबल्स और एफरवेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेट कर देती है, क्रिएट कर देती है। So this is how we can claim that. Coming to the next, while walking through a dense forest, एक dense forest में जाते टाइम in the early morning, एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है कि जो सनलाइट पास हो रही है थ्रू द कैनोपी, जो फॉरेस्ट की कैनोपी है उससे जब सनलाइट पास हो रही है तो एक क्लियर विजिबल थ्रू द मिस्ट, एक लाइट का पाथ, क्लियर पाथ ऑब्जर्व होता है थ्रू द मिस्ट। तो स्टूडेंट है वो नोटिस करता है कि जो डस्ट पार्टिकल एयर में है वो मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंट इरेटिक और जिगजैग पैटर्न में। तो इसके पीछे हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो रहा है और ऑप्टिकल फिनोमिनन को डिफाइन करना है और कि किस तरीके से वो पाथ लाइट का विजिबल हो रहा है। काइनेटिक फिनोमिनन बताना है जो कि कॉज करता है इरेटिक मूवमेंट ऑफ द डस्ट पार्टिकल और ये मूवमेंट किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मिस्ट। मिस्ट एक कॉइलॉइड है, इसको एक्सप्लेन करना है और आइडेंटिफाई करनी है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ऑप्टिकल फिनोमिनन क्या फॉर्म हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है ये सब, दैट इज ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। इसमें क्या होगी स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। तो इससे क्या होंगे जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो स्कैटर करेंगे लाइट को और फॉरेस्ट के अंदर जो मिस्ट प्रेजेंट होती है वो कोलाइड की तरह एक्ट कर रही है जो कि स्कैटर करेगी हमारी बीम ऑफ लाइट को। और ये पार्टिकल अगर कोलॉइड है तो उनका साइज हम मेंशन कर देंगे कि दैट रेंज बिटवीन दी 1 से 1000 नैनोमीटर और ये स्कैटर करते हैं लाइट को मेकिंग द पाथ ऑफ द बीम विजिबल टू द नेकेड आई। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, इसमें जो काइनेटिक फिनोमिनन शो हो रहा है जिससे इरेटिक मूवमेंट हो रहा है डस्ट पार्टिकल दैट इज ड्यू टू द ब्राउनियन मूवमेंट, जिससे क्या होगा कि ये कॉज करता है कांस्टेंट अनबैलेंस बम्बार्डमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल जिससे वो फास्टली मूव करते हैं और सेटल डाउन नहीं करते जो कि डिस्पर्शन मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। इसकी स्टेबिलिटी क्यों है, वही जो मैंने अभी रीजन बताया कि वो सेटल डाउन इसलिए नहीं होते हैं कि जो कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट होती रहती है पार्टिकल्स के बीच में तो वो प्रिवेंट होते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके पीछे काउंटर एक्ट कर जाता है, ये स्टरिंग इफेक्ट कहलाता है। और ये इसकी वजह से जो मिस्ट है वो सस्पेंडेड रहती है इन द एयर रेदर देन फॉलिंग इमीडिएटली टू द ग्राउंड। मिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो डिस्पर्स्ड फेज होती है, दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा मिस्ट का, दैट इज लिक्विड जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। डिस्पर्जन मीडियम क्या है हमारा गैस। This type of colloid is especially called an aerosol. Fine.
ये कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी मेंशन है जो कि आप अगर ये अच्छे से रिवीजन करोगे तो आपके काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हो जाएँगे अगर इम्प्रूव कंसंट्रेशन के साथ या पूरे प्रॉपर फोकस के साथ अगर आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे समझेंगे। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन है जिसमें 50 ग्राम ऑफ शुगर है, डिसॉल्व कर रखे 450 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। कैलकुलेट करनी है कि मास बाय मास परसेंटेज से उनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में। अब जैसे इसमें गिवन क्या-क्या है वो मेंशन कर दिया हमने, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसका मास परसेंट से फॉर्मूला निकालेंगे किस तरीके से, दैट इज़ हम यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट लिखेंगे दैट इज़ 50 ग्राम अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ 500 ग्राम इंटू में 100। तो इससे हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी, इंटू में 100 लिख लेगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा एंड दैट विल रिजल्ट इंटू द 10% मास परसेंट आ जाएगी हमारी शुगर की। सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, अगर एक टीचर है वो प्रोवाइड करती है एक सैंपल आपको प्योर सब्सटेंस का और एक होमोजेनियस मिक्सचर का। आपको दोनों सिमिलर लगेंगे लेकिन एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करो जिससे हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? अगर प्योर सब्सटेंस है हमारे पास तो प्योर सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनका फिक्स्ड और शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज कि वो बॉईल कर जाएंगे एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस अगर स्टैंडर्ड प्रेशर कंडीशन में उसको किया जाए तो। होमोजेनियस मिक्सचर देखे थे, एक मिक्सचर जैसे कि अगर सॉल्ट वाटर देखें तो इसका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको बॉईल करने की कोशिश करोगे टेम्परेचर की जो रेंज है वो चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट करेगा कंसंट्रेशन सॉल्ट की इंक्रीज होती रहेगी सॉल्यूशन के अंदर, और वो कॉज करेगा बॉइलिंग पॉइंट टू राइज कॉन्टिन्यूसली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डिस्कस करो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हम कर चुके हैं, देयर इज नो नीड टू रिपीट दिस। अंडर थर्मल कंडीशन डू दे एग्जिस्ट, क्या थर्मल कंडीशन में ये एग्जिस्ट करते हैं, और व्हाई दे आर कंसिडर्ड एक्सट्रीम कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो ये एक्सट्रीम क्यों? प्लाज्मा की सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, वो किस तरीके से एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर कंस्टिट्यूट करते हैं अपने अंदर, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, हाईली आयोनाइज्ड गैस हो जाती है। ठीक, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस होते हैं। मोस्ट कॉमन स्टेट होती है मैटर की इन द यूनिवर्स, क्योंकि स्टार्स और सन के अंदर प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो ग्लो करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक कलर डिपेंड होता है कि उसमें गैस कौन सी यूज हो रखी है, जैसे हम अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब्स यूज करें। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट देखें तो इसमें कंडीशन क्या होती है, फॉर्म बाय द कूलिंग। हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होगी कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर कंडीशन पे ये फॉर्म प्रेजेंट रहता है। और अगर टेम्परेचर अप्रोच देखें तो ये एब्सोल्यूट जीरो होती है, जिसमें ये क्लम्प फॉर्म कर लेते हैं जो सारे इंडिविजुअल्स हैं टुगेदर सिंगल सुपर एटम की तरह एक्ट करते हैं। सो दैट इज हाउ, अगर इनका कंपेयर करें दीज आर द एक्सट्रीम, बिकॉज सॉलिड लिक्विड गैस है वो एग्जिस्ट करते हैं स्टैंडर्ड टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर और प्रेशर में, लेकिन प्लाज्मा और बीईसी है वो रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनेमिक लिमिट्स ऑफ द यूनिवर्स, एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम में ही प्रेजेंट होते हैं, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में नहीं पाए जा सकते। तो वन वे एनर्जी इज सो हाई, एक तो जहाँ पे हाई एनर्जी रहेगी वहाँ पे रहेगा, और दूसरा जहाँ पे लो रहेगी वहाँ। तो दैट इज द आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन है, एक आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट है जो कि दो डिफरेंट कॉपर सैंपल ऑब्जर्व करता है, जिसमें एक सैंपल होता है जिसमें 2.50 ग्राम का होता है, कंटेन्स 1.98 ग्राम ऑफ कॉपर। सैंपल बी में देखता है जो कि इतना वेट करता है, जिसमें 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर। तो केमिस्ट जो है वो बिलीव करता है कि सैंपल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इनका सेम केमिकल कंपाउंड है या फिर डिफरेंट है। तो इसको समझाने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमें स्टेट करना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और आगे हमें बताना है कि कैलकुलेशन के थ्रू हमें डिटरमाइन करना है कि क्या ये दोनों सैंपल्स इस लॉ को फॉलो करते हैं, डज दिस लॉ होल्ड, क्या ये लॉ यूजफुल है किसी से आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, और इसके पीछे रीजन हमें एक्सप्लेन करना है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। इसने स्टेट किया था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसमें एग्जैक्टली सेम ही प्रोपोर्शन रहेंगे एलिमेंट्स के बाय मास, चाहे वो किसी भी तरीके से बना हुआ है या कहीं सोर्स से भी निकाला जाए। तो हम अगर सैंपल ए की परसेंटेज देखें बाय गिवन मास अपॉन में मास ऑफ दिस पूरा और सॉल्यूशन इनटू में 100, तो हमारे पास परसेंटेज आई इतनी परसेंट है उसमें कॉपर। सेकंड कंडीशन का देखें तो सेम हम उनकी वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो अराउंड सिमिलर सिमिलर आएंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम टू द सैंपल बी। सो हम कह सकते हैं कि दोनों सैंपल्स हैं वो एसेंशियली सेम ही है, जो कि हम डाटा इलस्ट्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड इस क्वेश्चन का पार्ट पूछा है कि क्या ये आइसोटोप्स में यूज किया जा सकता है, तो दैट इज कि नहीं, ये स्ट्रिक्टली होल्ड नहीं करता आइसोटोप के केस में जो अपने प्रॉपर्टीज है वो। क्यों?
क्योंकि अगर एग्जांपल देखें नॉर्मल वाटर का और हैवी वाटर का, तो इसमें मास रेशियो डिफर कर जाता है, क्योंकि दोनों है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, लेकिन मास का रेशियो चेंज हो रहा है। दैट इज नॉर्मल के केस में तो 2:16 होता है, बट इन द हैवी वाटर कंडीशन इट इज D2O, ड्यूटेरियम वाले केस में दैट रेशियो चेंजेस टू 4:16। दैट मीन्स कि जो डी है वो ट्वाइस द मास ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, तो इस वजह से वो इस चीज को फॉलो नहीं करता। ये इसकी लिमिटेशन हो जाएगी आइसोटोप्स के केस में। कंपेयर करना है, हमें कॉन्ट्रास्ट करना है गेली-सेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम विद एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो हमें एक्सप्लेन करना है कि हाउ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड गेली-सेक्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द हाफ एटम। ठीक है, जो हाफ एटम की प्रॉपर्टी शो करी है रिएक्शंस में, उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से आप समझा सकते हो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को यूज करते हुए। तो डाल्टन की थ्योरी ओरिजिनली क्या बताती है कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअल होते हैं और कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर, तो ये डाल्टन ने कहा था। लेकिन गेल लुसेक ने क्या कहा था कि इसने वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में चीजें कही थी कि डेफिनेट वॉल्यूम होगी, वो डेफिनेट ही रिजल्ट आउट करेंगी कि जो रिएक्टेंट की है वो प्रोडक्ट के बराबर कंजर्व रहेंगे होंगे। तो अंडर डाल्टन लॉजिक ये इम्प्लाई करता है कि हाफ एटम ऑफ एच और हाफ एटम ऑफ सीएल रिएक्ट कर रहे हैं इसके बेसिस, डाल्टन की थ्योरी के बेसिस पे। गेल स्टैक जबकि वॉल्यूम के बेसिस पे कहता है, तो एवोगाड्रो इसको रिजोल्व करता है और कहता है सपोजिंग दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि ये सिर्फ एच की तरह नहीं प्रेजेंट होता है, दैट इज फाउंड एज डायटोमिक। तो उसने मोलिकुलर फॉर्म्स को एक्सप्लेन करते हुए बोला कि होल मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और गिव प्रोड्यूस करता है whole molecules of product. So preserving the Dalton individuality of the atom. तो एवोगैड्रो क्या है, वो इंडिविजुअलिटी ऑफ द एटम को प्रिजर्वेंस के बारे में एक्सप्लेन करता है। सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाई 22.4 लीटर कंसिडर किया जाता है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो ये एक एसटीपी की कंडीशन में ये मोलर वॉल्यूम क्यों कंसिडर करी जाती है। तो मोलर वॉल्यूम के बारे में किसने कहा था, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ the equal volume of all the gases at same temperature and pressure contain करते हैं equal number of moles। ठीक है, अगर इक्वल वॉल्यूम है सारी गैसेस की सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंस्टिट्यूट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली क्या मिला कि एक मोल ऑफ किसी भी आइडियल गैस वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वो थर्ड पार्ट इसमें क्या पूछ रहा है कि दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अगर एक करिए एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, तो हमें बताना है कि एवोगैड्रो को यूज करते हुए मॉलिक्यूलर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट बताना है। दैट इज ये रिएक्शन हो रही है, दो H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, H2 के मॉलिक्यूल्स से फॉर्मिंग दो H2O वेपर्स। तो सिंस वॉल्यूम्स आर प्रोपोर्शनल टू द मोल्स, तो दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज द मॉलिक्यूलर रेशियो इज 2:1। so this is how we can explain। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो क्लोरीन है वो उतर करता है एज ए टू आइसोटोप के फॉर्म में। रिलेटिव अबंडेंस क्या दे रखी है कि जो 35 Cl है वो 75% प्रेजेंट है, और जो इसका सेकंड आइसोटोप है दैट इज इसका एटॉमिक मास है 37, वो 25% फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कैलकुलेट करना हमें इनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, और वाई एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट एलिमेंट लिस्टेड इन द पीरियोडिक टेबल वो डेसिमल में है रेदर देन द होल नंबर। जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है उनके पॉइंट में ही मास मोलिकुलर मास मेंशन है, होल नंबर में क्यों है। थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग कि एक मोल ऑफ क्लोरीन गैस है हमारे पास, तो कैलकुलेट करके बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है एक मोल ऑफ क्लोरीन गैस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम देखें तो एवरेज मास निकाले हम दोनों क्लोरीन के आइसोटोप का देखते हुए। तो सबसे पहले पहले आइसोटोप की मास परसेंटेज, दूसरे की मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो एवरेज मास परसेंटेज क्या आएगी हमारी, 100 से डिवाइड किया क्योंकि टोटल लिखा है, एवरेज मास निकालेंगे दोनों का सम नीचे ऐड करते हैं, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 37 हमें दे रखा है मॉलिक्यूलर मास इंटू में परसेंट, कितने परसेंट है तो उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी एवरेज मास 35.5। दैट्स वाई जो क्लोरीन का अगर हम मास इक्वेशन में यूज करते हैं दैट इज 35.5, क्योंकि एवरेज लेके मेंशन किया जाता है। डेसिमल मासेस क्यों है हमारी पीरियोडिक टेबल में मेंशन, क्योंकि ये वेट करते हैं एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। ठीक है, उनके सारे ओवरऑल जो आइसोटोप्स प्रेजेंट है उनका एवरेज होता है जो मेंशन किया जाता है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर। सिंस दीज आइसोटोप्स के डिफरेंट मास होने की वजह से जो एवरेज है वो रिजल्ट करता है, रेयरली रिजल्ट करता है वो नंबर के फॉर्म में, इसीलिए वो नंबर नहीं होते हमारे जो मॉलिक्यूलर मास है टेबल में मेंशन।
अगला थर्ड पार्ट इसका है कि एक मोल ऑफ Cl2 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। तो एक मोल ऑफ Cl2 के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं Cl2 में, 2 एटम है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएंगे इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें पूछा है कि कोई सब्सटेंस का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई में, जो कि कंसिस्ट ऑफ 40% परसेंटेज दे रखे हैं हमें कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बाय मास। एक डाई में यूज होती है तीनों। तो हमें बताना है कि अगर इसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया जाए 180 ग्राम पर मोल, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का, और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इन दोनों के एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला किस तरीके से निकालेंगे कि हमारे पास गिवन परसेंटेज जो है अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर मास, तो इनके वैल्यूज सोल्व होके आ जाएंगी। इनको रेशो में अगर पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे 3.33 पे, तीनों इन तीनों को 1 2 एंड 3, इन तीनों को 3.33 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगा सिंपलर फॉर्म का। तो हमें हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या आ गया, CH2O। बट क्या ये सिंपल फॉर्म है? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या करेंगे हम इनका तीनों का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास मेंशन करेंगे, सम अप करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 30 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ अगर हमें निकालने के एन की कौन सा मॉलिक्यूल कितने नंबर है, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, तो मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होगा, दैट इज 180, which is given क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय अगर हम 30 करें एम्पेरिकल मास, जो कि हमने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को इनके मॉलिक्यूलर मास से फिट करके वैल्यू निकाली, तो उससे क्या है 30 ग्राम पर मोल। तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो 6 जो सारी नंबर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज ग्लूकोज C6H12O। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि ये वो नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट वो नंबर रेशियो देता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने परसेंट सब्सटेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है कि 10 ग्राम ऑफ हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो एटॉमिक मास जैसे फिक्स किया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करके बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है CH3 में। सेकंड पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने प्रेजेंट है इतने ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ये सैंपल हीट किया जाए और डिकम्पोज किया जाए CaO में और CO2 में, तो हमें CaO का कैल्शियम ऑक्साइड का मास कैलकुलेट करके बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो सबसे पहले CaCO3 के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, तो मोलिकुलर मास क्या है हमने ये फाइंड आउट किया 100 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, गिवन मास अपॉन द मोलिकुलर मास, दैट इज इक्वल्स टू इन ए मोल। तो ऑक्सीजन एटम्स क्या होंगे कि हमारे 1 मोल ऑफ CO3 है, इसके अंदर कितने हैं 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एडेड है किस फॉर्मूले से, CaCO3 के फॉर्मूले से। तो क्या होगा कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स टोटल ऑक्सीजन एटम्स निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा कि मोल से मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर को, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिजल्ट हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि जो CaCO3 है उसका मास और जो हमारा रिजल्ट आया है उसका मास बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मोल क्या होगा, 1 मोल हमारे पास 100 ग्राम ऑफ CaCO3 है, जो कि यील्ड करेगा 1 मोल 56 ग्राम ऑफ CaO। देयरफॉर हमारे पास 10 ग्राम की अगर कंडीशन देखें CaCO3 की, तो हमारे पास 5.6 ग्राम ऑफ CaO प्रेजेंट है। तो रिमेनिंग हमारे पास CO2 होगी जो रिलीज गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। सो जो टोटल मास है वो कंजर्व्ड है इन द प्रोडक्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हैं जो कंटेन करती हैं इतने परसेंट एंड इतने परसेंट ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। अगर ये फॉर्मूला इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज, अगर एक ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड ऑक्साइड। तो हमारी परसेंटेज दे रखी है ऑक्सीजन की मेटल ऑक्साइड्स में, तो इसको यूज करते हुए हमें एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और कैलकुलेशन करनी है हमें सेकंड फॉर्मूला किसका जिसमें 30% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड एक्सप्लेन करना है कि ये लॉ किस तरीके से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को वैलिडेट करता है कि रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं जो कि कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं कंपाउंड। ठीक है, मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो मास बताना है हमें एक एलिमेंट का, दैट इज कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल मोल नंबर के फॉर्म। फाइन, दैट इज इजी।
तो कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले पहले ऑक्साइड की कंडीशन को देखेंगे, तो उसमें 27.6% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 100 में से हम निकालेंगे तो इतनी परसेंट पूरे सोल्यूशन की, मतलब बाकी जो बचा है उसकी, तो इससे हम मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे 1 ग्राम के अंदर, दैट इज 0.381 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। दूसरे ऑक्साइड की कंडीशन देखेंगे तो हमारे पास कितने आएगी 70%। तो मास ऑफ ऑक्सीजन पर 1 ग्राम ऑफ मेटल क्या होगी हमारे पास, ये सेम फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे। हमारे पास इसमें आई 0.381, इसमें आई 0.482, तो रेशियो क्या हो जाएगा इन दोनों का, लगभग इतना आएगा, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 8:9। तो 8:9 को सॉल्व करके हमारे पास सेकेंड ऑक्साइड जो आएगी वो M2O3 की है, जिसमें 1.5 ऑक्सीजन का कंटेंट रहेगा पर मेटल के एटम के साथ। तो ये ये लोग वैलिडेट करता है डाल्टन थ्योरी को, क्योंकि ये प्रूव करता है कि जो एटम्स कंबाइन करते हैं द होल यूनिट, और वो फ्रैक्शनल एटम के फॉर्म में नहीं ऐड हो सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन को हमने किसी भी ये फ्रैक्शनल फॉर्म थोड़ी ना ली है बीच में, ये फ्रैक्शनल फॉर्म थोड़ी ना हमने इसको फाइनलाइज कर दिया। तो इसी के अकॉर्डिंगली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो फ्रैक्शनल एटम ऑफ ऑक्सीजन है वो नहीं फॉर्म हो सकते, इसीलिए हम द मास चेंज इन द ग्रेट स्टेप, इस वजह से इसको जो एटम्स है वो कंबाइन करते हैं होल यूनिट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि 60 ml ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है हमारे पास, जो कि रिएक्ट कर रही है 40 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड, विच देन डिमर्स्ड टू N2O। ठीक है, पहले ये रिएक्शन हो रही है, दैट इज फॉर्मिंग दिस, और फिर फर्दर रिएक्शन होने के बाद हमारे पास ये फॉर्मेशन हो रही है। तो एक पहले इक्वेशन बताओ दोनों स्टेप। तो पहले ये रिएक्शन डायरेक्टली दिख रहा है, और NO2 के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं N2O4। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारी होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंटिंग गैस जो मिक्सचर है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अज्यूमिंग 100% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो दो वॉल्यूम NO की है, अगर इसको बैलेंस किया है जैसे इस रिएक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप में, तो दो वॉल्यूम ऑफ NO रिएक्ट कर रहे हैं एक वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ, दैट मीन्स 60 ml NO है हमारे पास, जिसको नीड होगी रिक्वायर्ड होगी 30 ml, मतलब हाफ ऑफ NO। तो ये वॉल्यूम हम निकालेंगे तो यूज कितनी हुई हमारी 60 ml ऑफ NO और 30 ml ऑफ O2। तो लेफ्ट ओवर हमारे पास कितनी बचेगी 10 ml ऑफ O2, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है गिवन है यहाँ पे 40 ml ऑफ ऑक्सीजन की। तो जो लेफ्ट O2 है हमारी रिड्यूस्ड प्रोड्यूस हमारी इतनी हुई है। तो दूसरी रिएक्शन देखेंगे, लेफ्ट ओवर बता दिया हमने यहाँ पे। तो दूसरी रिएक्शन में क्या होगी कि 60 ml ऑफ NO2 डीमर्ज कर जाती है, डाइमर्ज कर डाइमराइजेज टू फॉर्म, मतलब कि जो दो NO2 के मॉलिक्यूल है वो डाइमर फॉर्म कर लेते हैं एंड रिजल्टिंग इनटू N2O4, जिसमें क्या होता है कि दो वॉल्यूम ऑफ NO2 रिजल्टिंग इनटू वन वॉल्यूम ऑफ N2O4। दैट मीन्स 60 ml ऑफ NO2 प्रोड्यूस कर रहा है 30 ml ऑफ N2O4। तो टोटल मिक्सचर क्या होगा हमारा, रिमेनिंग जो भी है हमारा 30 ml N2O4 और 10 ml O4 पिछली रिएक्शन से, तो हमारा टोटल मिक्सचर जो लेफ्ट होगा वो 14 ml। तो इसके अकॉर्डिंगली हम ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम्स है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो volume is a direct proxy for the number of molecules. Mass does not follow this simple ratio because different gases have different molecular mass. Fine. अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमारे पास दो आइसोटोप दे रखे हैं जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है 20x 22x, वेयर द एवरेज एटॉमिक मास इन दोनों का क्या है 20.2 U। तो हमें कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज एबंडेंस क्या है इन दोनों आइसोटोप्स की। अगर हमारे पास 100 ग्राम का सैंपल है इस एलिमेंट का, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये वाले आइसोटोप के 22x के, और डिफाइन करना है रिलेटिव एटॉमिक मास, एक्सप्लेन करना है कि इसकी 12 भी क्यों यूज किया जाता है तो स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो अबंडेंस कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे कि जो लेफ्ट अबंडेंस लेट कर लो कि एक 20x की कितनी है A%, 22 की कितनी बचेगी 100 में से 100 माइनस A%। तो इसको इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे और हमारे पास एवरेज कितनी गिवन है 20.2, इन दोनों का सम अपॉन में 100, 100 इज द टोटल ऑफ दिस बोथ। तो इन दो 100 मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल्स टू 2020, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2A इज इक्वल्स टू 180 आएगा, तो A की परसेंटेज हमारे पास आएगी 90%। दैट मीन्स जो 20x वाला आइसोटोप है वो 90% है, और 22x वाला जो आइसोटोप है वो 10%। तो मोल्स निकालने 22x के 100 ग्राम के अंदर, तो 10% प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम का पहले इसका
मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 4.95 मोल्स। तो सिंस 22x 10% है, तो नंबर ऑफ मोल्स से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.495 मोल्स। तो हमारे पास कितना आएगा कि इतने मोल्स ऑफ 22x आइसोटोप के प्रेजेंट है। C12 क्यों चूज किया जाता है स्टैंडर्ड, क्योंकि ये अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, स्टेबल है, और इसका मास एग्जैक्टली 12 आता है जो फाइंड किया जाता है, तो जो कि परफेक्ट बेस लाइन है स्केलिंग करने के लिए, जबकि वेयर हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली नियरली वन होता है वो, लेकिन ये एग्जैक्टली 12 है कार्बन का मास। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। एक स्टूडेंट है वो एनालाइज कर रहे सैंपल को जिसके अंदर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, जिसका वेट है 5 ग्राम ऑफ द ब्लू क्रिस्टल, जिसको हीट किया स्ट्रांगली, तो उसका पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डिसअपियर हो जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, लिविंग बिहाइंड ए वाइट एनहाइड्रल पाउडर वेइंग 3.2। दैट मीन्स ये जो हमारे पास है इससे वाटर लॉस हो चुका है। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिटरमाइन करते हुए कितना वाटर मास का मतलब कितना मास ऑफ वाटर लूज हुआ है वो बताना इजी। 5 में से 3.2 माइनस कर दोगे तो हमारे पास वाटर की आ जाएगी कंसर्न कितना ग्राम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करते हुए जो हाइड्रेटेड फॉर्म है उसमें से एनहाइड्रेट फॉर्म का वेट माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1.8 ग्राम ऑफ H2 आ जाएगा। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इसके साथ एडेड है वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में। सो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास USO4 है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे पहले, दैट इज 3.2 एनहाइड्रस फॉर्म वाला यूज करके, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आएगा 159.5, जैसे कि एटॉमिक मास गिवन है। तो इट विल बी सॉल्व एज 0.02 मोल्स आ जाएंगे CuSO4 के, और अगर H2O का निकालेंगे तो हमारे पास 0.1 मोल आ जाएगा, क्योंकि ये तो गिवन मास है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इन दोनों का रेशो कराएंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 5:1। तो मतलब अगर इनका रेशो करेंगे तो ये 1 रहेगा मॉलिक्यूल के साथ, इसके साथ 5 H2O के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी सॉल्व होके 5। अब थर्ड पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो कितनी परसेंटेज है ओरिजिनल हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर, तो 1.8 ग्राम गिवन मास है, अपॉन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके इंटू में 100, तो 36 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव करो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस that of a gas is twice its vapor density. Okay, the vapor density से डबल है molecular mass using the Avogadro। अगला पार्ट है इसका 500 ml ऑफ कोई गैस है जो वेट करती है 0.6 ग्राम, एंड ए गैस गैस ए 0.6 ग्राम की है, और 500 ml ऑफ हाइड्रोजन वेट करती है लगभग वे करती है 0.04 ग्राम अंडर द सेम कंडीशन। कैलकुलेट करो मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए। ओके, तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले में क्या है, वेपर डेंसिटी का प्रूफ देना है। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज अगर फॉर्मूले में रखें तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन में मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस, मोलिकुलर मास अपॉन में मास ऑफ H2 जो कि 2 है, ठीक है। तो हमारे पास वेपर डेंसिटी क्या होगी, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, इसका मोलिकुलर मास आंसर। तो कैलकुलेशन ऑफ गैस ए किस तरीके से करेंगे, रिलेटिव मास निकालना है तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ H2 वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करते हुए, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे गिवन दैट इज इक्वल्स टू 15, रिलेटिव मास क्या आ जाएगा 15। तो मोलर मास किस तरीके से निकालेंगे, 15 इंटू में मोलर मास ऑफ H2 दैट विल बी इक्वल्स टू 30 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 kg हमारे पास N2 है, 10 kg H2 है, ये दोनों मिक्स करना है टू प्रोड्यूस NH3 है वाया द हेबर प्रोसेस। आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है फॉर द प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ अमोनिया जो कि फॉर्म होगी किलोग्राम में। एक्सप्लेन करना है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट जो कि क्रूशियल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्शन के लिए। तो ये तो हमारी रिएक्शन की इक्वेशन है जो कि एक हेबर प्रोसेस है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाले हम N2 के दैट इज इक्वल्स टू kg को ग्राम में कन्वर्ट किया अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर मास पुट डाउन किया, वन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट विल बी इक्वल्स टू इतने मोल। ऐसे ही H2 का निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो रेशियो क्या रिक्वायर्ड होगा, N2 नीड 3 मोल्स ऑफ H2, दैट इज एक अगर N2 का मॉलिक्यूल है इसको 3 मोल्स ऑफ H2 की रिक्वायरमेंट है, तो इतने मोल ऑफ N2 है उनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोल नंबर ऑफ मोल से, तो हमारे पास
इतने मोल्स ऑफ H2 प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ 5000 मोल गिवन है, तो ये एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। ये कम क्वांटिटी में हमारे पास, तो जो 3 मोल्स ऑफ H2 है वो गिव करेंगे 2 मोल्स ऑफ NH3। तो 5000 मोल अगर H2 है, वो क्या कितना, 2/3 इंटू में 5000 करेंगे तो हमारे पास आएगा लगभग 10 मोल्स ऑफ NH3। तो मास ऑफ NH3 अगर निकालेंगे, दैट विल बी दिस इंटू में molecular mass, number of moles into the molecular mass. So that will be nearly equals to 56.67 किलोग्राम। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हमने पता हो लिमिटिंग दी हुई है, तो ये प्रिवेंट करता है वेस्टेज ऑफ केमिकल, एक्सपेंसिव केमिकल्स, और हेल्प करता है कैलकुलेटिंग द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड वट एवर इज टॉट इन दिस क्लास, और सारी सेशन काफ़ी स्टैंडर्ड की हैं, तो होपफुली आपको अच्छे से सब कुछ चीज़ समझ आ गई होगी। स्टे ट्यून फॉर जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके लिए। मेनली हमारे 2 केमिस्ट्री के बचे हैं और 3 बायो के बचे हैं, तो वो भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। कंटेंट सब रेडी है और 2 या 3 दिन के अंदर सब कुछ पोस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।